हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो जो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स रहें या फिर हमारे वो ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स रहें, अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वो स्टूडेंट्स चाहे वो हमारे एसओएल के स्टूडेंट्स हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इग्नू के स्टूडेंट्स हो या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जिसे हम उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है न्यायालय की, न्यायपालिका की, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यायिक सक्रियता क्या है और फिर न्यायिक सक्रियता की आलोचना किस प्रकार से आपको करनी है, आपको नहीं करनी हैगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के और प्रोग्राम के दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। मैं साथ के साथ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक आर्ट्स पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दूसरा स्टडी चैनल है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ से भी आप लोगों की स्टडी की लगातार वीडियोस अपडेट हो रही है, यहाँ से अलग वहाँ से अलग, यहाँ पर से किसी और सब्जेक्ट की, किसी और टॉपिक की, तो वहाँ की किसी और टॉपिक की, किसी और सब्जेक्ट की, तो दोनों के दोनों वीडियोस आप लोगों के लिए दोनों तरह की जो यहाँ से और वहाँ से अपडेट हो रही है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग वीडियोज़ हैं, एक ही समय में आपको दो दो वीडियोज़ मिलेंगी, इसीलिए आप उसे भी सब्सक्राइब करें और इसे भी सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे और भी मित्रों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और साथ ही साथ अगर आप हमें चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करना या फिर हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आज हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार यानी आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार नहीं है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई भारत के अंदर जो न्यायालय है उसे बेसिकली कहीं पर तो हम देखते हैं 3 जगह में डिवाइड किया गया है और कहीं पर ही हम देखते हैं कि भाई 4 जगह पर। जो एनसीईआरटीज़ की बुक है वहाँ पर आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और डायरेक्टली अधीनस्थ न्यायालय। फिर अधीनस्थ न्यायालय को आपको 2 प्रकार में बताया था, सिविल जज बताया था इसके अंदर आपको, दूसरा मैंने आपको बताया था मेट्रोपोलिटन, ये एक अलग से था, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार है। तो सिंपली क्षेत्राधिकार ये है कि भाई भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ताकत किसी एक न्यायालय के पास है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय पे भी एक सीमा लगा रखी है कि भाई ये एक दायरा सिद्ध है, इससे ज़्यादा सर्वोच्च न्यायालय भी आगे बढ़कर अपने जो निर्णय हैं वो नहीं ले सकती। सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के अंतर्गत रहकर ही अपने निर्णय देने पड़ते हैं, और जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंदर रहकर दे सकती है, जिन शक्तियों का संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय प्रयोग कर सकती है, ऐसी शक्तियों को ही हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये जो क्षेत्राधिकार हैं अगर आप देखोगे इसमें से, तो ये एक हमारी जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय न्यायपालिका है। अब आप सोचेंगे कि ये संघीय न्यायपालिका क्या है। देखो, न्यायपालिका 2 प्रकार की, 2 तरह की होती है। स्टेट्स की अलग होती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, हर एक स्टेट्स की न्यायपालिका अलग है, और भारत के अंदर जैसा है कि एक सर्वोच्च न्यायालय है और बाकी सभी स्टेट्स की जो न्यायालय है उसके अंडर में काम करती है। हमारे देश की जिला न्यायालय भी, हमारे देश की उच्च न्यायालय भी और हमारे देश की अधीनस्थ
न्यायालय भी, ये सारे के सारे न्यायालय। तो अमेरिका में ऐसा थोड़ा डिफरेंट है इससे। तो ये है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो कई सारे क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये 5 क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहला आपका मूल क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, फिर एक एक करके अन्य शक्तियों तक भी हम आएंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार जरा समझ लेंगे। मूल क्षेत्राधिकार, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो ये जितने भी अनुच्छेद वगैरह मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। ये आर्टिकल आपको आंसर अच्छा बनाने में, ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आपकी सहायता करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, इसमें आर्टिकल 131 ये मूल क्षेत्राधिकार का इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो मूल क्षेत्राधिकार है, इसका अर्थ सिंपल सा है कि भैया ऐसे क्षेत्राधिकार आते हैं इसके अंदर, मूल क्षेत्राधिकार के अंदर वो अधिकार आते हैं जिनकी सुनवाई कहीं और नहीं, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। जिनकी सुनवाई कहीं और नहीं, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। इसे एक और नाम देते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार भी हम कहते हैं इसे। मूल क्षेत्राधिकार के अलावा आप ये हेडिंग भी बनाना चाहो तो इसकी ये हेडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बात आती है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात कि भैया ऐसे मामले इसके अंदर आएंगे जो इससे निचली अदालत में नहीं जा सकते, डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे। अब ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो कहीं और नहीं जाएंगे? तो आपके सामने 4 मामले हैं, 3 तो डायरेक्टली पॉइंट वाइज आपको दिख रहे हैं, चौथा नीचे आएगा। अब इसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले समझेंगे, अगर हमारी केंद्र सरकार भारत सरकार में और किसी राज्य की सरकार में, जैसे हरियाणा को लेते हैं या बिहार को लेते हैं या उत्तर प्रदेश को या दिल्ली को, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ले सकते हैं, अगर उनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद है तो वो सीधा कहाँ जाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय में। किस किस के बीच में? केंद्र सरकार के बीच में या राज्य सरकार के बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद है। नंबर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि भाई केंद्र के बीच में और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, तो उस मामले को लेकर भी हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, या ऐसे मामलों की सुनवाई भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके बाद बात होती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट, या दो राज्य, अब केंद्र सरकार के बीच में नहीं है, अब है राज्यों के बीच के मामले कि भाई एक स्टेट हो गया दिल्ली और एक स्टेट हो गया भाई उत्तर प्रदेश, दोनों के बीच में बात होगी कि भैया उत्तर प्रदेश से दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से उस पर क्या कर दिया जाए? रोक लगा दी जाए दिल्ली सरकार ने। अब इस बात पे लेकर भाई दोनों राज्यों में विवाद हो गया कि भैया आप तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हो, तो भाई ये मुद्दा कहाँ जाएगा? दो राज्यों के बीच में विवाद का कोई मुद्दा हो गया तो ये मुद्दा सीधा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं विशेष मूल न्याय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये विशेष मूल न्याय क्षेत्र के अंदर आते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है ना, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो उस अधिकार की सुरक्षा के लिए भी हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, हमें और किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है? अपीली क्षेत्राधिकार। अब ये अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये सिंपल ही है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय ना केवल भारत सरकार के न्यायालय को सलाह, यानी भारत सरकार को ना केवल सलाह देने के कार्य करती है, ये पहले क्या थी? ब्रिटिश पीवी काउंसिल का एक सदस्य था। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, न्यायालय की पहली वीडियो में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो में, कि पहले जब अधिनियम 1935 था या उससे पहले जब हम भारत में आज़ाद नहीं हुए थे 1947 से पहले, तो सर्वोच्च न्यायालय का काम करती थी जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल, वो काम करती थी। तो प्रीवी काउंसिल का कार्य ही आज ये कर रही है। तो भाई प्रीवी काउंसिल को भी अधिकार था, अगर सरकार चाहती है किसी कानून बनाने में उन्हें सलाह चाहिए तो भाई न्यायालय उन्हें सलाह दे सकती है। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? सबसे पहला प्रावधान आप देख सकते हैं, संवैधानिक मामलों में क्या किया जा सकता है? मामलों में अपील का क्षेत्राधिकार रहेगा। तो इसके अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 132 कहता है कि भाई उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यहाँ पर हमारा जो मुद्दा है वो जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर आपका इसके बाद आ गया उच्च न्यायालय,
और फिर इसके बाद ऊपर टॉप पे आ गया उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। अब भाई इसके मामले से अगर हम खुश नहीं थे तो हम यहाँ आ गए, इसके फैसले से यहाँ, फिर यहाँ से खुश नहीं हुए तो हम उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय के फैसले से भी नहीं गए खुश हुए तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो सबसे पहला यही पॉइंट्स है, आर्टिकल 132 यही कहता है कि अगर उच्च न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो हम अपने मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ओके, दूसरी बात आपको ये है कि अपील करने की, अपीली क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 ये देता है कि भाई दीवानी मामले का मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी या वैसे भी बता रखा है, वो मामले होते हैं जो धन संपत्ति से जुड़े हुए मामले होते हैं, और एक अलग से होते हैं फौजदारी के मामले, जिन्हें हम बोलते हैं आपराधिक मामले, लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते हैं। तो वो मामले आपके 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्टली जा सकते हैं। और आर्टिकल 132 की तहत क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को भाई उसकी संपत्ति हो गई, दीवानी मामले, अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, ऐसे कुछ मामले हैं, तो उन मामलों को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आपराधिक मामले में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है कि भैया उसे दबोच लिया गया है, उसे किडनैप कर लिया गया है, तो ऐसे मामलों को लेकर भी, है ना, हम वहाँ पर जा सकते हैं। ये भी आपराधिक मामलों की क्षेत्राधिकार एक तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपराधिक मामले की सुनवाई, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके बाद सिंपल ही है कि भाई विशेष अनुमति द्वारा अपील, विशेष अनुमति, अपीली क्षेत्राधिकार, विशेष अनुमति वाली क्या होती है, इसके अंदर आपको समझना है आर्टिकल 136 क्या कहता है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 136 है वो ये बात कहता है कि जो हमारा देश है उसमें 4 बिंदुओं पे उसे ध्यान रखना है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या न्यायालय। सबसे पहली बात कि भैया कि विवेक अनुसार शक्ति है, इसीलिए अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, यानी अगर हमारे किसी अधिकार को अगर हनन हो रहा है तो उसको लेकर भी हम विशेष रूप से वहाँ जा सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कोई मुद्दा दीवानी या फौजदारी आपराधिक मामला है, वो वाला पॉइंट्स कॉन्सेप्ट ही है, तो इसको आप ज़्यादा उस तरीके से। सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर सिंपल ही है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करते समय सलाह देने का कार्य हमारा एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर आपको ध्यान रखना है तो और भी पॉइंट्स इसके अंदर, जैसे न्यायिक क्षेत्राधिकार, तो न्यायिक क्षेत्राधिकार इसके बारे में हम अपनी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर बात करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ आपके लिए और भी अलग तरीके से नोट्स बना के, बाय हैंडेड नोट्स जो मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में लिखे थे और जो मैं आप लोगों को प्रेफर भी करवाऊंगा कि भाई आप उसको ही लिखो, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है। वो कई बुकों से मैंने निचोड़ के लिख रखा है। तो अब तक मैंने आज की इस वीडियो में मैंने 2-3 क्षेत्राधिकार के बारे में बताया जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उसको पहले समझिए अच्छी तरीके से, ताकि फिर जब मैं ब्रीफली आपको अच्छी तरीके से समझाऊं उसको, तो आपको वो हैंड राइटिंग वाली भी राइटिंग से एक तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।